Yes, sir. Good evening. Very good evening. So let's get started with the lecture. And we are going to talk about electrostatics. Electrostatics means static electric field. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? किसी भी चीज़ का एक सोर्स होता है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है एक स्टेशनरी चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो मूव नहीं कर रहा. तो इट विल प्रोड्यूस अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट. तो यहां पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं कि चार्ज क्या है. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि आपके रूम में एक कर्टेन लगा है और आपको उस कर्टेन के बाहर एक हाथ दिखता है ऐसे निकला हुआ. तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से? व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड कि पर्दे के पीछे क्या है? कोई खड़ा है। हाँ. तो ऐसा हो सकता है कि आदमी ना हो पर एक जीता जागता हाथ हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. No, sir. अगर हाथ है तो आदमी होगा. इसका मतलब है अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा. चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है. विदाउट मैटर देर इज नो चार्ज. तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है. एंड विदाउट दैट पार्टिकल देर इज नो चार्ज. चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाँ, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. बस इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. जैसे आई कैन टेक सम एग्जांपल्स. जैसे न्यूट्रॉन की मैं अगर बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास क्या है? नियरली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स. तो मास तो जीरो नहीं है. बट अगर आप टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज इज जीरो. ठीक है. अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा. चार्ज एक लॉरेंट्स इनवेरिएंट क्वांटिटी है. चार्ज इज अ लॉरेंट्स इनवेरिएंट क्वांटिटी. बट अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, बट चार्ज डेंसिटी इज नॉट. चार्ज डेंसिटी एक लॉरेंट्स इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, बट चार्ज एक लॉरेंट्स इनवेरिएंट क्वांटिटी है. इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी चीज को मूव भी कर रहे हैं ना, आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव भी कर रहे हैं, तब भी चार्ज में कोई बदलाव नहीं आता. हाँ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं एंड उसके ऊपर कुछ चार्ज है, देन उस चार्ज की डेंसिटी वेरी कर सकती है, बट चार्ज वेरी नहीं करेगा. आपको पता ही ना, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, की चार्ज जो है वो इंटीजर मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का. हालांकि कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है. अभी तक अगर आप क्लास 12th की बात करें तो यू स्टडी, आप ये पढ़ते हैं कि जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज नेचर में ये एग्जिस्ट करता है, ये ई. बट जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल फिजिक्स में हम क्वार्क पार्टिकल पढ़ते हैं ना, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क. बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोटॉन,
then it is made up of Up, up, two down. two up quarks and one down quark. Yes. तो एक्चुअल में अगर आप क्वार्क की बात करें तो इस पे कितना चार्ज होता है, 2/3 ऑफ ई. डाउन क्वार्क की बात करें तो इस पे कितना चार्ज होता है, 1/3 ऑफ ई. तो ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पे फ्रैक्शनल चार्ज है, सॉरी -1/3 है ना. तो ऐसे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिन पे ई की फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होती हैं. हाँ, बट ये पार्टिकल क्वार्क एक्चुअल में कॉम्पोजिशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता. तो यहां पर ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करता है. फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट्स, फ्रैक्शनल चार्ज exists but only in composition. मतलब फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट बट वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज है, बट द पार्टिकल्स which exhibit fractional charge are always found in composition. आप इसका मतलब जानते हैं ना, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि अकेले नहीं मिलेंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके. तो वी विल टॉक अबाउट कूलम्स लॉ. देखिए, कूलम्स लॉ की अपनी एक डेवलपमेंट है. वो डेवलप कैसे हुआ था? एक्चुअल में जब कूलम्स लॉ डेवलप हुआ है, देयर वाज नो मेथड फॉर अस टू मेजर चार्ज. फिर भी दिस लॉ हेल्प्स अस कैलकुलेट द टोटल फोर्स बिटवीन द चार्जेस, है ना. हालांकि जिस टाइम पे ये बना है ना, उस टाइम पे चार्ज को मेजर नहीं किया गया था. तब तक देयर वाज नो मेथड टू मेजर चार्ज. तो ये मेथड कैसे डेवलप हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, बट लेट्स से कि देयर आर टू चार्जेस. दिस इज चार्ज नंबर Q1, this is charge Q1 and this is charge Q2, and these two charges are separated by a distance r. तो ये लॉ सिंपली क्या बोलता है कि जो फोर्स होगी इन चार्जेस के बीच में वो क्या होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² r cap. Because force is a vector quantity, so this quantity gives you the numerical value, magnitude देता है. एंड ये वाला r cap ये बता रहा है कि डायरेक्शन का किस तरफ होगी फोर्स की. एंड ऑफ कोर्स आपको k का वैल्यू याद होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. And what is the value of this k? We can write it like this, 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is what? The permittivity. और ये permittivity का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ये एक्चुअल में दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इस बात का मतलब क्या है? एक्चुअल में परमिटिविटी वर्ड एक तरीके से परमिशन से आ रहा है. और परमिशन लेने का मतलब क्या होता है? आप किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस को रख रहे हो ना, तो मीडियम का कुछ इंपैक्ट होगा फोर्स जो है उनके बीच में. तो you have to take permission from the medium. Now, what we mean when we say epsilon naught is permittivity of free space. In free space or in vacuum, there is no particle. बीच में कुछ नहीं है जो इंटरफेयर करे, तो हम परमिटिविटी ये ले रहे हैं. अगर हम किसी मीडियम में फोर्स लिखना चाहते, if we want to write force in a medium, तो हम कैसे लिखेंगे?
F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब सेपरेशन, कीपिंग द सेपरेशन फिक्स्ड। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। आई हैव टू राइट 1/4 पाई एप्साइलन। अब यहाँ पर ये जो एप्साइलन है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ रहे हो? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, तो अगर ये मीडियम में फोर्स है, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं एफ एम? और अगर ये वैक्यूम में फोर्स है, क्या मैं ऐसे लिख दूं एफ वी? वैक्यूम का मतलब क्या है कि देर इज नो एयर, देर आर नो अदर पार्टिकल्स। समझ रहे हो? Yes, sir. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये किसी मीडियम में, अब जब आप फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड यहां पर 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंड यू कैन सी कि आपके पास सिर्फ ये बचेगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है, अब ये एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली ये वाली क्वांटिटी कंपैरिजन कर रही है, समझ रहे हो? दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। सो यू आर कंपेयरिंग द परमिटिविटीज ऑफ मीडियम एंड वैक्यूम, एंड इसी क्वांटिटी को एक और नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी को और क्या नाम दिया जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब इसका क्या फर्क पड़ता है? वट impacts will it have on the system? तो is this clear until this point? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका ये फर्क पड़ता है, देखिए कि मान लीजिए you have two charges, let's say Q1 and this one is Q2, and they are separated by distance r, and यहाँ पर मीडियम क्या है इनके बीच में? वैक्यूम। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल तब फोर्स कितनी आ रही है वैक्यूम में? मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, जैसे आई हैव टेकन 10 न्यूटन। ठीक है, मान लीजिए यही सेम अरेंजमेंट है, यही सेम डिस्टेंस है, बट नाउ आई विल चेंज द मीडियम। मैं मीडियम क्या ले लूंगा? लेट्स से कि मैंने ये दोनों चार्जेस को कहां डाल दिया? अब वाटर में, एंड वाटर इज नोन टू हैव अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 80। तो आपको पता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम किसके बराबर होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80। फोर्स इन वैक्यूम इज 10 न्यूटन, 10 डिवाइडेड बाय 80 कितना बच गया? 1/8 न्यूटन। तो पहले वैल्यू क्या थी? 10। नाउ द वैल्यू इज 1/8। कि बढ़ी है कि कम हुई है? इट हैज डिक्रीज्ड, सिग्निफिकेंट डिक्रीज। तो फोर्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का ज्यादा है तो फोर्स डिक्रीजेस। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? Yes, sir. ठीक है, एंड देयर आर मीडियम्स जिनमें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू और ज्यादा होगा तो फोर्स और डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, वहां वन थिंग आई शुड ऐड, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज नियरली इक्वल टू 1। इट इज अराउंड 1.003 समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद,
तो एयर में भी अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो इट इज नियरली इक्विवेलेंट टू वैक्यूम, बिकॉज यू कैन सी कि एयर के लिए अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 है तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.003 एंड समथिंग मल्टीप्लाई विद 1.003, ये लगभग लगभग वही चीज आ जाएगी. तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम नियरली फॉर एयर, जब आप एयर की बात कर रहे हैं. आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया हूं यहां पर. Yes, sir. ओके, तो इफ things are clear up to this point, then I will talk about charge density. बोलिए, चले. Yes, sir. तो we'll be talking about charge density. ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी आफ्टर क्लास, है ना. अच्छा, चार्ज डेंसिटी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ज डेंसिटी. तो हाउ टू थिंक अबाउट चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा कि कितना क्लोजली चार्ज रखा हुआ है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू, हम दो जगह पर लाइन बनाते हैं या आप बनाया करते थे. एक हमारे स्कूल्स में असेंबली हुआ करती थी, आपको याद है, प्रेयर बोलते थे. तो स्कूल्स में जो असेंबली होती है, एक तो हम वहां भी लाइन लगाते हैं, और आपको लेट से कि बैंक में कोई काम है या लेट से आपको फॉर्म सबमिशन करवाना है, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए भी एक लाइन बनती है. अब मुझे बताइए, इन दोनों लाइंस में से आप कौन सी लाइन में क्लोज क्लोज खड़े होते हो? फॉर्म सबमिशन के. है ना, बिल्कुल ऐसे आदमी के साथ आदमी सट कर होता है. एंड स्कूल असेंबली में आपको पता है कि वी स्टैंड एट अ 1 आर्म डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी पर हम खड़े होते हैं. तो डेंसिटी का मतलब एक्चुअल में क्या है कि चार्ज कितने कितने क्लोज है. अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं. तो चार्ज डेंसिटी 3 तरह की है. द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल एक लाइन में है. द सेकेंड वन इज एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो हाउ टू थिंक अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है. दिस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन लेंथ. तो थिंक अबाउट दिस इन दिस मैनर कि लेट से देर इज अ लाइन, ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है जहाँ जहाँ पर मैंने डैश लगाया है. एंड थिंक अबाउट अनदर लाइन जहाँ पर ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है. मतलब हर एक डैश जो है वो एक चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ मान लीजिए कि आप यहां से चलते हुए जा रहे हो, यू आर वॉकिंग बिटवीन दीज 2 लाइन्स. तो आप इतना डिस्टेंस यहां से चले फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू रीच द हियर, तो आप क्या फील करोगे? कौन से वाले लाइन में आपको ज्यादा चार्ज मिला? नीचे वाली लाइन में. तो आप बोलोगे कि यहां की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज मोर. ठीक है, तो Yes, लीनियर sir. चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ. अच्छा, तो बहुत छोटे अमाउंट के लिए बात की जाए तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि चार्ज डेंसिटी. हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है क्या है? कि आप छोटे से छोटा टुकड़ा ले लीजिए या बड़े से बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, पर चार्ज और लेंथ की रेशियो जो है वो सेम रहेगी. ठीक है, यूनिफॉर्म में. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कहीं पर चार्ज बहुत पास पास है, फिर थोड़ा दूर दूर है, फिर पास पास है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम यूनिफॉर्म का केस लेकर चल रहे हैं. तो आप चाहे छोटे से छोटा चार्ज ले लीजिए और छोटे से छोटी लेंथ में ही होगा वो, तो इट इज गोइंग टू बी सेम.
इट इज गोइंग टू बी लैम्डा. सो अगर इफ यू आर गिवन विद लैम्डा, तो आप निकाल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है. हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एल. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. ठीक है. इन अ सिमिलर मैनर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. एंड अगर आपको चार्ज निकालना है तो यू कैन यूज दिस इंटीग्रल सिग्मा ds. समझ रहे हो? यस सर. इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके पास अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को इमेजिन कैसे करें? इमेजिन कीजिए कि हम बोर्ड गेम्स की बात करते हैं. वी विल टॉक अबाउट बोर्ड गेम्स. तो बोर्ड गेम्स जैसे आपने एक गेम खेली होगी जिसको बोलते हैं चेस. तो चेस में हमारे पास कुछ ऐसे क्यूबिकल आपके पास सेल्स होते हैं लाइक दिस, और कुछ इसी तरह के क्यूब्स सांप सीढ़ी में भी होते हैं, स्नेक एंड लैडर्स. और एक आपके पास चेस. तो मुझे बताइए कि अगर आप एक एरिया है ना, ये देखिए एक लेंथ है, इसके पास एक ब्रेड्थ है. चेस में आपके पास आपको ज़्यादा आपको जो भी आपके पास पॉन्स और वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, और स्नेक एंड लैडर में भी आपके पास कुछ ऐसे ही होता है. एक डाइस होती है और आपके पास वो होती हैं, गिट्टी होती है ना इसमें. तो आप मुझे बताइए कि चेस खेलते टाइम ज़्यादा गिट्टी होगी कि स्नेक एंड लैडर खेलते टाइम? यस. चेस खेलते टाइम ऑब्वियसली. तो अगर आप किसी एरिया को कंसीडर करें और उसमें देखें कि कितना चार्ज है, तो जहां पर ज़्यादा चार्ज होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. इन अ सिमिलर मैनर इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक एक कमरा है, लेट्स से एक रूम है, और उसमें बहुत सारी मक्खियां हैं. कुछ ऐसी सिचुएशन होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कि आप बोलेंगे कि अब चार्ज सिर्फ सरफेस तक सीमित नहीं है, वो अंदर तक है. जैसे मक्खियां भिन भिन आ रही होती है ना किसी रूम के अंदर, और बहुत सारी मक्खियां हैं, दे आर इन थाउजेंड्स. कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है दोपहर, मतलब गर्मी के समय वो कैसे बाहर उछलते हैं? अगर आपने कभी देखा होगा तो आप नोटिस करोगे कि वो इधर से उधर भाग रहे हैं. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज लाइक दिस, कि यू कैन राइट इट इन दिस मैनर. Volume charge density we will denote it by, let's say, rho, and rho is going to be equal to charge upon volume. And you have to, if you want to calculate the total charge, so you will write it in this form, rho dv, and this is used very frequently. ठीक है. नाउ यू नो कि अब देखो ना, आपको dv चाहिए, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डीवी, और आपने पढ़ा है ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. मान लो आपको बोल दिया किसी स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम एलिमेंट आपको मैंने बताया था कि डीवी की वैल्यू क्या आई थी उसमें, आर स्क्वेयर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी डी आर डी थीटा डी फाइव. तो जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना कि यू आर अबाउट टू कैलकुलेट टोटल चार्ज, चार्ज हो तो फील्ड निकाल सकते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई बेसिक वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज थिंग्स विल कम इन हैंडी नाउ. ठीक है, क्लियर? यस सर. ओके, तो शैल वी प्रोसीड, आगे चले. यस सर. तो नेक्स्ट I would like to tell you a very important thing. मान लीजिए this is our coordinate system. And I will consider a body. एक बॉडी में कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और इस बॉडी पे मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, एक छोटा सा एलिमेंट. तो ये मेरा एक एलिमेंट है.
ठीक है। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंट, ये जो क्यूब दिख रहा है ना आपको, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो आपको क्या चीज चाहिए होगी? आपको चार्ज चाहिए होगा ना यहां पर, कि इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, दिस डिस्टेंस आई टेक टू बी r, और ओरिजिन से ये जो एलिमेंट मैंने लिया है इसकी दूरी कितनी है, लेट्स से r डैश, और यहां से यहां तक की दूरी, मतलब सेंटर से जो पॉइंट है वो दूरी मैं ये वाला r ले लेता हूं। आप समझिए मैंने कौन कौन सा आर लिया और क्यों लिया है। एक आर प्राइम है, आर प्राइम बता रहा है कि जो आप चार्ज मतलब एलिमेंट ले रहे हो ना वो कितना दूर है ओरिजिन से। फिर आर क्या बता रहा है, ये वाला आर, ये आर आपको बता रहा है कि जहां आपने चार्ज कंसीडर किया उससे वो पॉइंट कितना दूर है जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हो। और ये करली वाला आर क्या बता रहा है कि आपने जो पॉइंट लिया है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो ओरिजिन से कितना दूर है। ये तीनों चीजें क्लियर है? यस सर। नाउ बी वेरी अटेंटिव, यहां पर आई एम गोइंग टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आई विल राइट के, और मुझे निकालना है टोटल चार्ज क्यू, मतलब डी क्यू, लेट से इस पे चार्ज कितना है डी क्यू है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नोटिस विच आर आई हैव टेकन, मैंने कौन सा आर लिया है, जहां पे चार्ज है वहां से लेकर के पॉइंट तक का डिस्टेंस, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मुझे ये डी क्यू चार्ज कितना है इधर वो नहीं पता, तो वट आई हैव टू डू इज मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, के अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर रो डीवी। नाउ नोटिस चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिखा जाएगा, रो आर प्राइम, और यहां पर आई विल राइट डीवी प्राइम, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। आपको क्या लग रहा है कि व्हाई हैव टेकन आर प्राइम हियर? देखिए जो, क्योंकि सर हाँ हाँ बॉडी का जो हमारे पास मैटर है हाँ, उसका फंक्शन होगा, मतलब ओरिजिन से जो डेंसिटी है। एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। आप चार्ज से कितना दूर है उस चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, पर आपका चार्ज की वैल्यू क्या है वो तो आपकी चार्ज डेंसिटी है ना, एंड चार्ज डेंसिटी विल डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आप एक चीज देखिए, आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है ना, यहां पर यू विल सी आई हैव थ्री वेक्टर्स, one vector goes like this r prime, one vector goes like this r, and one vector goes like this r. Use triangle law here. Triangle law क्या बोलता है? According to triangle law r prime plus r किसके बराबर होगा? यही होता है ना कि two vectors which are taken in same order, the resultant is going to be in opposite order and by the closing side. तो मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन, Yes, sir. है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस चार्ज, दिस डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम। तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के रो ऑफ आर प्राइम डीवी प्राइम डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्राइम, इसका स्क्वायर।
बोलिए, इज इट क्लियर हाउ आई हैव रिटन इट लाइक दिस? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे वी विल डू अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम इज लाइक दिस. अब देखिए कि मान लीजिए यू हैव अ स्क्वेयर. देयर इज अ स्क्वेयर जिसके सारे साइड्स बराबर हैं. तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है. हर एक साइड कितनी है? ए. यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है. और आपको बोला फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. व्हाट डू यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बताइए, ट्राई टू आंसर दिस. जीरो होगी. देखिए कैसे. यू हैव स्टडीड कि इफ देर इज अ पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑलवेज डाइवर्जेस आउट, है ना? Yes, sir. ऐसे. तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ले लेता हूं. अच्छा, मुझे टेल मी, यू हैव स्टडीड सॉलिड स्टेट फिजिक्स. इफ टू साइड्स आर ए, व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज? Under root 2a. Okay. So this distance is going to be under the root 2a. If this distance is under root 2a, then what is going to be this distance? Root इसका आधा? So a by root 2. Yes. Root 2a by 2, and this is going to be equal to a upon root 2. तो electric field due to this charge. अब I have taken 4 charges at the corners. तो पहले इस चार्ज की बात करते हैं. यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज a by root 2. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू डिवाइडेड बाय a by root 2 का स्क्वायर. एंड ये क्या आ जाएगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर और यहाँ 2 यही होगी. एंड इन विच डायरेक्शन इज इट डायरेक्टेड? इस तरफ नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ. Yes, sir. क्या मेरे पास इस चार्ज की वजह से सेम ही वैल्यू नहीं होगी? आप खुद देखिए ना, डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, Yes, sir. डायरेक्शन अपोजिट होगी. क्या दो वेक्टर जो सेम है मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को? Yes, sir. सेम थिंग विल हैपन फॉर दीज टू. ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो एट द सेंटर. बोलिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so I'll give you a different situation now. Let us say that situation is like this. There is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal. Here यहाँ पर क्या है? क्यू चार्ज. यहाँ पर भी क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज. एंड इक्विलेटरल मीन्स ऑल द साइड्स आर ए. एंड आपको पूछ ले कि ये जो वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन charge at one of the corner? You can take any corner, but I have taken this one. So can you tell me what is the value of force? Zero ही होनी चाहिए सर. ना कैसे? सर ऊपर वाले चार्ज से भी कैंसिल होगा हाँ. डायरेक्शन, और निचले वाले चार्ज से भी. अनन्या, ऊपर वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अब फोर्स निकाल रहे हैं. ऊपर वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा किस तरफ? इस तरफ, लाइक दिस. ये है एक फोर्स. लेट्स से मैं इस फोर्स को बोल देता हूँ F1 वेक्टर. और इस वाले ये वाला चार्ज भी धक्का मारेगा किस तरफ? इस तरफ.
इसको बोलेंगे F2 वेक्टर. कैन यू गेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? जो वैल्यू इस एंगल की है, डोंट यू सर थिंक, 60 होगी. है ना, दिस इज गोइंग टू सर बी इक्वल टू दिस 60 डिग्री. Don't you think when two vectors are at a 60 degree angle, you should use this formula? Result क्या आएगा? Under root of f1 squared plus f2 squared plus 2 times f1 f2 cos 60. अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं f1 निकालना चाहूं तो फोर्स ये नहीं आ जाएगी k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर? यस सर. क्या यही F2 की भी वैल्यू नहीं होगी? ऑल द वैल्यूज आर सेम ना. तो हम इसको F के बराबर कर देते हैं, या F हमने यूज किया है तो इसको बोल देते हैं F टोटल. तो मैंने एक F ले लिया इधर, तो F टोटल क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ F स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर कॉस 60. हाउ मच इज कॉस 60? 1/2. 1/2. यस. 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 3F स्क्वेयर. तो अंडर रूट 3 टाइम्स F. And you know what is the value of F? k square by a square. तो this is the total force acting on this charge. बोलिए, पहले ये चीज समझ में आई. यस सर. But notice one thing. This is what? This is a scale. मतलब this is only magnitude. This is only magnitude. आपको क्या वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चाहिए? यस सर. तो मैग्नीट्यूड वी कैन कैलकुलेट इजिली, बट वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डायरेक्शन? तो एक सिंपल मेथड क्या है, F1 को कैसे लिखोगे? F1 को लिखोगे k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और आई कैप. वाई हैव रिटन आई कैप? फॉर योर रेफरेंस आई विल ड्रॉ दिस. ये मेरी डायरेक्शन आई कैप है, ये मेरी डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप. ये जे कैप है, तो व्हाट इज दिस? माइनस जे कैप. इज इट अंडरस्टूड? ठीक है. तो ये F2 वाली फोर्स देखो, सॉरी F2 वाली फोर्स है ये. F2 वाली फोर्स देखो, क्या ये आई की तरफ ही नहीं है? यस सर. अच्छा, F1 वाली फोर्स कुछ ऐसे है, देखिए. तो F1 वाली फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रही है. क्या मैं ऐसे बोल दूं कि ये इस तरफ को क्या होगा? F1 cos 60, और इस तरफ को क्या होगा? F1 sin 60. तो am I wrong if I do this plus F1 cos 60 I cap plus F1 sin 60? Which direction should I use? अब you tell me. J की माइनस J? माइनस शेयर्स. नीचे की तरफ है. दिस इज माइनस J. तो put in the value k square by a square. Again cos 60 is how much? 1/2. तो ये हो जाएगा k square by a square और cos 60 1/2. ये this is also I cap minus k square by a square. And what is sin 60? Root 3/2 j cap. ठीक है. यस सर. तो यू कैन ऐड दीज टू नंबर्स. देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है? k स्क्वायर बाई स्क्वायर आई कैप कॉमन है, तो अब जोड़ने के लिए क्या बचेगा? 1 + 1/2. ये बनेगा 3/2 k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई कैप एंड माइनस रूट 3/2 k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जे कैप. तो ये आपका रिजल्टेंट टोटल फोर्स है. अब अगर आपको ध्यान हो, दिस इज अ +1 लेवल कंसेप्ट कि इफ ए वेक्टर इज रिटन लाइक दिस, इसके दो कंपोनेंट हैं, तो इसका रिजल्ट कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट ऑफ x square plus ay square. तो दिस क्वांटिटी इज द वेक्टर फॉर्म. और अगर हमने ये ठीक किया है तो मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू दिस नंबर.
तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो एफ टी, ये दिस इज वेक्टर, तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, मैंने यहाँ पर, सॉरी आई हैव डन दिस, अब मुझे यहाँ पर भी एफ वेक्टर लिखना चाहिए था, एफ टोटल का वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, है ना, Yes, sir. प्लस आई एम सो सॉरी, ये जो माइनस है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका भी स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 9/4 के स्क्वायर क्यू की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 प्लस 3/4 के की पावर 2 क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। यू कैन सी कि क्या क्या चीज़ कॉमन है और बाहर आ सकती है, क्या क्या चीज़ कॉमन है और बाहर आ सकती है। देखो K Q 4 दोनों में है ना, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2, 4. है ना। Yes, sir. और क्या चीज़ कॉमन है, के Sir, क्यू K. स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर है ना, Square. बाहर के Yes, आएगा, इधर क्यू की पावर Yes, 4 है, sir. बाहर क्यू स्क्वायर आएगा, और क्यू ए की स्क्वायर पावर 4 है, बाहर ए स्क्वायर ए आएगा, स्क्वायर। है ना। एक और चीज़ कॉमन है, अगर आप इस 9 को ऐसे ब्रेक करें 3 × 3, तो अंडर रूट 3 हम ले सकते हैं, Under root 3. तो अंदर Yes, क्या sir. बचेगा, 3+1, Yes, sir. एंड दिस इज 4, 2 बचेगा. मतलब 2 बचेगा, Yes, sir. एंड दिस गेट्स कैंसल्ड विद दिस 2। आपके पास रिजल्ट बचा Yes, sir. अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर। आर वी इन एग्रीमेंट विद दिस नंबर? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. this was a good question in which you have to calculate the net force. Now I will give you a question. मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, and this is your homework question, and we'll continue from here tomorrow. कि we have a square, हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके हर एक कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। On this charge, can you do this? तो आप ट्राई कीजिएगा, एंड ये 0 नहीं आएगी, दिस इज फॉर श्योर। Yes, sir.